बच्चों आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे बेयोंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। तो व्हाट इज बेयोंसी बेसिकली? वेल, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड बेयोंसी। तो देखो, जब भी कोई बॉडी लिक्विड में इमर्स होता है, लिक्विड में डूबता है, तो लिक्विड उस पर क्या लगाती है? अपथ्रस्ट लगाती है, उसको ऊपर की तरफ क्या लगाती है? एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है। उसी फोर्स को क्या बोलते हो आप? बियॉन्ड फोर्स। अपथ्रस्ट भी बोलते हो और बियॉन्ड फोर्स भी। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हो आप? बेयोंसी। क्लियर हो गया ये चीज? उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे देखो, द फोर्स ऑफ बेयोंसी एक्ट थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बेयोंसी। यहां पे देखो, अब जो फोर्स लगती है, जो अपथ्रस्ट लगेगी या बेयोंसी लगेगी, वो किस पॉइंट पे लगेगी? कहते हैं वो लगेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जितना फ्लूइड उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, देखो जब कोई बॉडी पानी में डूबने जा रही है या किसी भी लिक्विड में डूबने जा रही है, तो जैसे जैसे वो नीचे डूबेगी वैसे वैसे वो पानी को क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी। तो जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया, उस लिक्विड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या लगेगी? अपथ्रस्ट। क्लियर ये चीज? जैसे यहां पे देखो, ये एक बीकर था, इसमें ये जो बॉडी है व्हाइट कलर की, ये क्या हो चुकी है? फुली इमर्स्ड हो गई। तो फुली इमर्स्ड है मतलब जितना इस बॉडी की वॉल्यूम होगी उतना ही लिक्विड क्या हुआ होगा? डिस्प्लेस्ड हुआ होगा, है ना? जितना इस बॉडी की वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड क्या हुआ होगा? डिस्प्लेस्ड। तो इस केस में बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? सेम। तो इसीलिए सेंटर पे आ गया। आपको पता है ये कैसे निकालते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी? आप यहां से डायगोनल, यहां से डायगोनल, जहां पे मीट किया वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट अगर आप इस केस में देखो, क्या इस केस में बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड है? नहीं। सिर्फ कितनी इमर्स्ड है? इतना पोर्शन, है ना? तो इसका मतलब जो लिक्विड इमर्स्ड पोर्शन ने डिस्प्लेस किया है वो कितना होगा? यहां तक का, यहां तक का होगा। तो इस केस में अगर मैं बोलूं बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बॉडी का सेंटर होगा ये वाला पॉइंट। पर क्या लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही होगा? नहीं होगा। लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप ये ब्लू वाले पार्ट का सेंटर देखोगे, तो ब्लू वाले पार्ट का जो सेंटर आया वो ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है? तो इसीलिए उस पॉइंट को हम बोल देंगे सेंटर ऑफ बेयोंसी। क्लियर ये चीज? तो जो बेयोंसी फोर्स लगेगी वो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं लगेगी, वो लिक्विड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगी। और कौन सा लिक्विड? जितना लिक्विड उस बॉडी ने क्या किया है? डिस्प्लेस किया। समझ लगी? अगर बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड है, एट दैट सिनेरियो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बेयोंसी इज द सेम पॉइंट। बट अगर ऐसा नहीं होता देन वो क्या होंगे? अलग अलग। और हमेशा अगर दोनों पॉइंट अलग अलग हैं तो बेयोंसी वाला पॉइंट होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे ही लाई करेगा, अगर बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड नहीं है। तो याद रखना, अगर बॉडी पूरी तरह अंदर इमर्स्ड नहीं है तो उस केस में हमेशा आपका सेंटर ऑफ बेयोंसी जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहां होगा? नीचे होगा। कोई डाउट यहां पे? चलिए देखो बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ये तो पता लग गया कि अपथ्रस्ट लगेगी, बेयोंसी लगेगी। कितनी बेयोंसी लगेगी, मतलब कितनी बियॉन्ड फोर्स लगेगी, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया। क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, या तो पार्शियली हो मतलब आधी इमर्स्ड है आधी बाहर है, या फुली इमर्स्ड हो, उस केस में कहते हैं कि ये हमेशा एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा जो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब जो अपथ्रस्ट लगेगी वो किसके इक्वल होगी? जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया उसके वेट के इक्वल होगी। समझ लगी ये चीज? मतलब जितना वेट लिक्विड का, देखो सबसे पहले हमने ये एग्जांपल लिया, यहां पे मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है? इस बॉडी ने जब ये एंटर हुई है, यहां पे पड़ी है, ठीक है, इस तरफ यहां पे पड़ी हुई अगर, तो इसने पानी को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ली है। तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ? जितनी इस बॉडी की वॉल्यूम होगी उतनी ही वॉल्यूम इसने लिक्विड की क्या की है? डिस्प्लेस। तो वो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुई है लिक्विड का, उसका जितना वेट होगा उतना ही इस पे क्या लगेगी? अपथ्रस्ट लगेगी। समझ लगी ये चीज? क्लियर?
तो यहां पे देखो, और वो लिखा भी है यहां पे कि ये जो अपथ्रस्ट लगेगी इट एक्ट्स थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो अभी मैंने आपको बताया कि लगेगी कहां पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, मतलब सेंटर ऑफ बेयोंसी। क्लियर? तो यहां पे देखो, अगर मैं बोलूं कि यहां पे बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, इमेजिन किया हमने, लेट कर लिया कि लेट बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं मुझे बतानी है अपथ्रस्ट या बेयोंसी फोर्स, तो वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड हुआ है। अब लिक्विड का वेट कैसे निकलेगा, m इंटू जी। मास कैसे निकल सकता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी निकल सकता है ना। वॉल्यूम आप किसकी लोगे, वॉल्यूम आप लोगे जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जितना बॉडी की वॉल्यूम है। तो यहां पे मैं वॉल्यूम किसकी लूंगा, बॉडी की ही वॉल्यूम लूंगा। क्लियर ये चीज? तो मान लो कि अगर इस बॉडी की वॉल्यूम v है तो लिक्विड भी कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, v। समझे ये बात? तो यहां पे v डेंसिटी किसकी लोगे, लिक्विड की, क्योंकि वेट किसका देखना है, लिक्विड का। तो डेंसिटी लिक्विड की लेनी है, ध्यान रखना है यहां पे। तो यहां पे आएगा v रो, साथ में क्या आ गया, g। सो दिस इज अपथ्रस्ट, v रो g, वेयर v इज व्हाट, v इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी जिसने लिक्विड को क्या किया, डिस्प्लेस किया। क्लियर? रो इज व्हाट, रो इज डेंसिटी एंड g इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रो किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी। क्लियर? वॉल्यूम में ध्यान रखना बच्चों, अगर बॉडी कंप्लीटली अंदर इमर्स्ड है तो आप पूरी वॉल्यूम लोगे बॉडी की, अगर आधी होगी तो आधी वॉल्यूम ले लेना, क्योंकि जितना इमर्स्ड होगा पोर्शन उतना ही लिक्विड को क्या होएगा, डिस्पर्स करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा। क्लियर ये चीज? नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड। तो देखो, जब कोई भी बॉडी लिक्विड में होती है तो उसे अपना वेट कम अस्यूम होता है। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमें अपना वेट एक्चुअल वेट से क्या लगता है, कम लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है, अगर यहां पे सपोज करो मेरे पास एक ब्लॉक है, ये पूरा इमर्स्ड है, कंप्लीटली इमर्स्ड, ठीक है। इसकी वॉल्यूम लेट कर ली हमने, कितनी है, v। क्लियर? इसकी डेंसिटी कितनी लेट कर ली हमने, सिग्मा। लिक्विड की डेंसिटी रो। तो एक्चुअल वेट क्या होता है, mg, जो नीचे की तरफ लग रहा है। m इज व्हाट, m इस ब्लॉक का क्या है, मास है। अब एपरेंट वेट में क्या आएगा, एक्चुअल वेट नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, पर लिक्विड इस पे क्या लगा रहा है, ऊपर की तरफ, अपथ्रस्ट। इसको ऊपर की तरफ यहां क्या लग रही है, अपथ्रस्ट। तो जो एपरेंट वेट होगा, पहले सिर्फ एक ही फोर्स लग रही थी बॉडी को नीचे की तरफ, कौन सी, mg, तो उसे वो वेट की तरह पेयर हो रहा था। बट अब क्या है, अब बॉडी पे mg माइनस अपथ्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही, वो माइनस करनी पड़ेगी नेट फोर्स निकालने के लिए, इसीलिए उसको अपना वेट क्या लगता है, कम लगता है। तो इसी को बोलते हो आप एपरेंट वेट, जो किसके इक्वल होएगा, रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अब देखो ध्यान से, रियल वेट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आगे कर सकते हो आप, ये बन जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास को, डेंसिटी क्या आएगी, सिग्मा, क्योंकि ये बॉडी की बात हो रही है, और अपथ्रस्ट क्या थी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अगर बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी, फिर डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, साथ में क्या आ गया, g। तो वॉल्यूम कॉमन, g कॉमन, क्या आ गया, सिग्मा माइनस रो। तो ऐसे आप निकालोगे एपरेंट वेट। तो कितनी अमाउंट से वेट चेंज होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी अमाउंट से बॉडी का वेट चेंज होता है, तो आप बोलोगे अपथ्रस्ट केस, यही होगा ना। दिस इज रियल वेट, दिस इज एपरेंट वेट। तो अगर मैं बोलूं चेंज इन वेट, तो वो कैसे निकलेगा, रियल वेट में से एपरेंट वेट क्या कर दोगे, माइनस। तो रियल वेट में से अगर आप एपरेंट वेट माइनस कर दो तो क्या आंसर बचेगा, यू ही बचेगा। आप वैल्यू को पुट कर दो, रियल वेट ऐसे ही, एपरेंट वेट की जगह क्या आ गया, ब्रैकेट में रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट, रियल वेट माइनस रियल वेट प्लस अपथ्रस्ट, ये कैंसिल, क्या आ गया, अपथ्रस्ट। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कितना चेंज लग रहा है वेट का,
जितना अपथ्रस्ट उस बॉडी पे लग रही है। और अपथ्रस्ट इज व्हाट? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो जब भी आपने निकालना है फॉर्मूला होगा वी रो जी। वी क्या होएगा? वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी जितना पानी के अंदर है। रो क्या होएगा? लिक्विड की डेंसिटी। और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? नोट इट डाउन। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर बच्चों आपके लिक्विड में एक ऐसी बॉडी इमर्स्ड है जो अंदर से हॉलो है, ठीक है, जो अंदर से क्या है? हॉलो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक हॉलो सफेयर है, ऐसे इस तरह, ठीक है, जिसका एक्सटर्नल रेडियस जो है बाहर का दैट इज कैपिटल आर, और जो इंटरनल रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। क्लियर? ये चीज समझ लग गई? अब आपसे बोला जाएगा कि भी बताओ इस केस में अपथ्रस्ट कितनी लग रही है, फिर बोल देगा एपरेंट वेट बताओ सब कुछ। तो अब पहले तो हम अपथ्रस्ट की बात करते हैं। तो अपथ्रस्ट तो आप बोलोगे वी रो जी, इसकी डेंसिटी रो है, बॉडी की डेंसिटी कितना है? सिग्मा। तो वी रो जी। अब वॉल्यूम में क्या वैल्यू पुट करोगे आप? नॉर्मली अगर मैं आपको बोलता कि इसकी वॉल्यूम निकालो तो आप क्या करते? आप करते आउटर स्फीयर की वॉल्यूम में से इनर स्फीयर की वॉल्यूम क्या हो गई? माइनस। तो उस केस में आपने निकाला वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कि कितनी वॉल्यूम में मटेरियल लगा है। बट अपथ्रस्ट में आपने वॉल्यूम ऑफ बॉडी निकालना है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी मतलब एक्सटर्नल बॉडी किस शेप में है, क्योंकि जब उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया उसने तो सारा ही किया ना। उसने ये तो नहीं किया कि अंदर खोखला हो तो अंदर वाला लिक्विड डिस्प्लेस नहीं होगा। उसने तो आउटर शेप के अकॉर्डिंग लिक्विड डिस्प्लेस किया है। उसने तो यहां पे भी लिक्विड को क्या कर दिया? सेंटर में भी डिस्प्लेस किया है। अंदर तो नहीं लिक्विड होगा, या फिगर में लिक्विड दिख रहा है पर अंदर तो लिक्विड नहीं होगा। चाहे अंदर से वो क्या हो, होलो भी हो, लिक्विड तो वो पूरा डिस्प्लेस करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई होलो बॉडी भी लिक्विड के अंदर गई है तो आपने जब यहां अपथ्रस्ट में वॉल्यूम निकालनी है तो आपने बॉडी की वॉल्यूम निकालनी है, मटेरियल की नहीं। बॉडी की वॉल्यूम मतलब उसकी एक्सटर्नल शेप कैसी है। तो यहां पे जो वॉल्यूम आएगी वो क्या आएगी? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्लियर ये चीज? स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला, साथ में क्या आ गया? रो इंटू जी। और अगर मैं बोलूं रियल वेट बताओ, रियल वेट होगा एम इंटू जी। अब जो मास होगा यहां पे दैट इज ड्यू टू मटेरियल। मास तो मटेरियल के कारण होगा, होलो जगह के कारण नहीं होगा। तो यहां पे जब आप इस मास को लिखोगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो क्या यहां पे भी वॉल्यूम यही लोगे? नहीं, यहां किसकी वॉल्यूम लोगे? मटेरियल की वॉल्यूम। तो यहां मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, METERIAL। साथ में डेंसिटी किसकी आएगी? बॉडी की, क्योंकि बॉडी का मास देख रहे हैं। और साथ में ये आ गया जी। तो ये बनेगा 4/3 पाई एक्सटर्नल रेडियस के क्यूब में से इंटरनल रेडियस का क्यूब क्या कर दिया? माइनस कर। क्लियर? तो ये कंसेप्ट पता लग गया हॉलो का। अब यहां पे आपसे अगर उसने बोला एपरेंट वेट, तो वो तो पता ही आपको, रियल वेट में से क्या कर दोगे? अपथ्रस्ट माइनस कर। तो ये वैल्यूज को वहां पे पुट कर देना। क्या कोई डाउट यहां पे? समझ लग गया? जब भी होलो बॉडी होगी अंदर तो आपने अपथ्रस्ट में वॉल्यूम आउटर बॉडी की ही लेनी है जिस शेप में वो है, पर जब उसका खुद का वेट लेना है तो वेट में जब वॉल्यूम आती है तो वो सिर्फ मटेरियल की वॉल्यूम लेनी। क्लियर? चलिए नोट करिए। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर अपथ्रस्ट फॉर वेरियस केसेस। तो यहां पे देखो, ये बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड है जिसकी वॉल्यूम V है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा बोली है। आप जिसको रो ले रहे हैं इसलिए सिग्मा लिया हुआ है। क्लियर? ठीक है। तो कहते हैं कि बताओ कितना अपथ्रस्ट लगेगा इसमें। तो कितना अपथ्रस्ट लगेगा? पूरी बॉडी इमर्स्ड हुई है तो पूरी वॉल्यूम आ जाएगी। साथ में किसकी डेंसिटी होती है? लिक्विड की। तो लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा लोगे, रो होती तो रो लेते। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि रो ही लेनी है, उसने जो दी है वही लोगे। तो सिग्मा है तो सिग्मा आ गई, साथ में क्या आ गया? जी। ये तो सिंपल था। अगले केस में देखो, थोड़ी सी इमर्स्ड है वॉल्यूम, थोड़ी बाहर है वैक्यूम में, तो अपथ्रस्ट तो सिर्फ यही लगाएगा नीचे वाला। कितना लगाएगा? कितनी वॉल्यूम इमर्स्ड है? V1। तो ये आया V1, डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, साथ में क्या आ गया? जी। क्लियर ये चीज? अगले केस में आओ, यहां पे क्या है? लिक्विड, यहां पे एयर है जिसकी डेंसिटी रो ली है। तो एयर इज आल्सो
फ्लूइड, तो वो भी अपथ्रस्ट लगाएगा। तो इस केस में जो आपकी बॉडी है वो मल्टीपल फ्लूइड्स में, मल्टीपल फ्लूइड में, तो ये भी अपथ्रस्ट लगाएगा, नीचे वाला लिक्विड और ऊपर वाला भी। कुछ नहीं कर रहा, जितनी वॉल्यूम नीचे में है उतनी वॉल्यूम पे अपथ्रस्ट नीचे के अकॉर्डिंग, जितनी ऊपर है उतने में अपथ्रस्ट ऊपर के अकॉर्डिंग। तो नीचे कितनी है V1, तो आएगा V1 सिग्मा जी, ऊपर कितनी है V0 रो जी, ऊपर वाले मीडियम की डेंसिटी क्या थी, रो। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इसमें दो लिक्विड है, एक की डेंसिटी है सिग्मा 1 बच्चों, एक की डेंसिटी है सिग्मा 2, तो इस पे टोटल अपथ्रस्ट क्या होगी, V1, क्योंकि इस वाले लिक्विड में कितनी वॉल्यूम इमर्स्ड है, V1 सिग्मा 1 जी प्लस V2 सिग्मा 2 जी। तो अगर आपकी बॉडी एक लिक्विड की जगह मल्टीपल लिक्विड में इमर्स्ड है तो टोटल अपथ्रस्ट के लिए बस आपने क्या करना है, हर एक मीडियम की अपथ्रस्ट को क्या कर देना है, ऐड कर देना। क्लियर ये चीज, पॉइंट समझ लग गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ एन एक्सेलरेटेड लिफ्ट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेटेड लिफ्ट वाले क्वेश्चन किए जिसमें बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जाती है, तो आपको पता था, मैंने बोला था एक्सप्रेशन में जी को रिप्लेस कर देना जी इफेक्टिव के साथ, तो यहां पे भी आप क्या करोगे, जी को रिप्लेस कर दोगे जी इफेक्टिव के साथ, ठीक है। तो यहां पे जी को रिप्लेस किया जी इफेक्टिव के साथ, और आपको पता है जी इफेक्टिव क्या होता है, जी प्लस माइनस ए। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो क्या बन जाता है, जी प्लस ए, और अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो क्या बन जाता है, जी माइनस ए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर नीचे जाते वक्त क्या हो जाए, रिटार्डेटेड हो जाए, तब भी क्या होएगा, जी प्लस ए। या बोले नीचे जाते वक्त क्या हो जाए, ऊपर जाते वक्त क्या हो जाए, रिटार्डेटेड हो जाए, तब भी क्या आएगा, जी माइनस है। तो ये पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया है। क्लियर ये चीज। इसके बाद एक और नोट है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए कि जो अपथ्रस्ट होती है वो बॉडी के शेप पे डिपेंड करती है। अपथ्रस्ट बॉडी के शेप पे डिपेंड करती है और डिपेंड करती है कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, या बोले कितनी बॉडी जो है वो क्या हुई है, इमर्स्ड हुई है। देखो ध्यान से, जैसे यहां पे मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में एक में सॉलिड बॉडी है, सॉलिड सफेयर, एक में क्या है, हॉलो सफेयर, पर दोनों का रेडियस सेम है, इसका रेडियस भी आर और इसका रेडियस भी आर। क्या दोनों पे सेम अपथ्रस्ट लगेगी, यस सेम लगेगी, क्योंकि अपथ्रस्ट में आप क्या देखते हो, बॉडी की वॉल्यूम, ना कि मटेरियल की वॉल्यूम। तो बॉडी की वॉल्यूम मतलब एक्सटर्नल बॉडी, जो एक्सटर्नल शेप है, एक्सटर्नल शेप ये भी सफेयर और ये भी सफेयर है, इसका भी रेडियस आर है, इसका एक्सटर्नल रेडियस भी क्या है, आर, तो अपथ्रस्ट क्या लगेगी, सेम। समझ लगी। तो वो ना तो बॉडी के मास पे डिपेंड करती है अपथ्रस्ट, ना बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन शेप, और किस पे करेगी, कितना इमर्स्ड है। क्योंकि अगर सपोज करो ये सफेयर है और यहां पे एक क्यूबॉइड होता ऐसे, वो भी कंप्लीटली इमर्स्ड होता, क्या दोनों पे सेम अपथ्रस्ट लगती, नहीं लगती। इसकी वॉल्यूम अलग है, उसकी वॉल्यूम क्या है, अलग है, ठीक है। तो मास पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती, लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगी, हॉलो है या सॉलिड उस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर ये चीज, समझ लग गया पॉइंट। चलिए ये भी नोट करते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मतलब फ्लोट, तैरना। तो कहते हैं कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ अ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी। एक बॉडी फ्लोट तभी करेगी जब उस पर लगने वाली अपथ्रस्ट उसके वेट से क्या होगी, ज्यादा या उससे इक्वल हो, यही बोला है ना। तो और अपथ्रस्ट बेसिकली क्या होता है, अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको ही अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो इसने ऐसे लिख दिया, आप सीधा अपथ्रस्ट लिख देंगे। तो यहां पे तीन सिचुएशंस है हमारे पास। पहले सिचुएशन में क्या है कि वेट बॉडी का ज्यादा था, अपथ्रस्ट कम थी, तो क्या हो जाएगा, बॉडी विल सिंक। सेकंड केस में क्या है, वेट और अपथ्रस्ट क्या है, इक्वल, तो बॉडी विल फ्लोट। थर्ड केस में वेट क्या था, कम था, अपथ्रस्ट क्या लग रही थी, ज्यादा, तो अपथ्रस्ट ज्यादा लग रही थी तो उसने क्या किया, सरफेस पे ऊपर भेज दिया और उतना ही पोर्शन रखा सरफेस के अंदर जब तक अपथ्रस्ट और वेट क्या ना हो जाए, इक्वल। तो पहले बॉडी जब अंदर थी ना पूरी,
तब उस पे जो अपथ्रस्ट लग रही थी वो ज्यादा लग रही थी, इसीलिए उसने इसको क्या कर दिया, हाफ इमर्स्ड और हाफ क्या कर दिया, बाहर की तरफ, इस केस में हाफ इमर्स्ड। क्लियर, ये चीज समझ लग गई। तो अब देखो फर्स्ट सिनेरियो की बात करें, जब क्या हो गया है, सिंक हो गया है, तो सिंक के केस में वेट जो है वो अपथ्रस्ट से बड़ा है, तो वेट का क्या आएगा यहां पे, V, बॉडी का वेट वॉल्यूम V है, बॉडी की डेंसिटी को सिग्मा कंसीडर करो और लिक्विड की डेंसिटी को रो, तो इस केस में आएगा V सिग्मा G इज ग्रेटर देन V रो G, तो सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। तो जब सिग्मा बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो वो क्या हो जाएगा, सिंक। सेकेंड केस में अगर बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेम होगी तो उस केस में क्या होएगा, सेकेंड केस होगा। और थर्ड केस में क्या होएगा, बॉडी की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से क्या होएगी, कम होगी। ठीक है, फर्स्ट केस में बॉडी की डेंसिटी बड़ी होगी, लिक्विड की डेंसिटी से डूब जाएगा, इक्वल होगी तो फ्लोट करेगा, छोटी होगी तो वो आधी इमर्स्ड होगी और आधी कहां होगी, ऊपर। क्लियर ये चीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसमें फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। थर्ड केस का क्वेश्चन है कि बताओ कितना पार्ट जो है लिक्विड का वो अंदर सबमर्ज्ड है, पूरी बॉडी नहीं सबमर्ज्ड, इसमें कुछ पोर्शन है ना सबमर्ज्ड, पूरी V वॉल्यूम तो नहीं है, तो ये बताना है कि कितनी वॉल्यूम जो है वो अंदर सबमर्ज्ड है। तो हम लेट करते हैं कि ये जो बॉडी इतनी है ना अंदर सबमर्ज्ड, सिर्फ इतनी, तो टोटल वॉल्यूम इसकी V है और सबमर्ज्ड पोर्शन का वॉल्यूम मान लिया V डैश, पूरी का, ये पूरी वॉल्यूम बॉडी की कितनी है, V, तो पूरी की V है और सबमर्ज्ड पोर्शन की कितनी है, V डैश। अगर यहां पे आके बॉडी अब स्टेबल हो गई है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगने वाली फोर्सेस क्या आएंगी, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यही होगा ना, मतलब इस पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी, 0। तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो वेट लग रहा है बॉडी का नीचे की तरफ और एक क्या लग रहा है, अपथ्रस्ट, दोनों इक्वल होंगे। वेट में आएगा m इंटू जी और अपथ्रस्ट में आएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितनी वॉल्यूम, V डैश, लिक्विड की डेंसिटी रो, साथ में क्या आ गया, G। अब बात करते हैं मास में। मास में जब आपने लिखना है तो मास को कैसे लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, बॉडी की। तो इसमें जो वॉल्यूम लोगे वो किसकी लोगे, पूरी बॉडी की, क्योंकि वेट तो पूरी बॉडी ने लगाना है, चाहे अंदर आधी इमर्स्ड है, पर जब आपने उस बॉडी का वेट देखना है तो वो तो पूरी बॉडी के कारण है, इसलिए यहां पे जो वॉल्यूम लेनी है वो पूरी बॉडी की लेनी है, V। डेंसिटी में आएगा सिग्मा और साथ में क्या आ गया, G इक्वल टू V डैश रो G। यहां से अब रेशो निकाल दो, V डैश बाय V किसके इक्वल आ गया, ये G से G कैंसिल, क्या आ गया, सिग्मा बाय रो। ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना कि इनकी जो रेशो होती है वो उनके डेंसिटी की रेशो के इक्वल हो जाती है। ऊपर V डैश है इमर्स्ड वाली वॉल्यूम और यहां पे ऊपर कौन सी डेंसिटी है, फुल बॉडी, बॉडी की डेंसिटी है। क्लियर, ये याद रखना, ऊपर डेंसिटी है बॉडी की, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन नीचे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्लियर, पता लग गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यार, यही सब कुछ यहां पे लिखा, नोट इट डाउन। सो लुक एट दिस क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। एक 6 kg की बॉडी का मास गिवन है हमें 6 kg, दैट इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड में फ्लोट कर रही है with 2/3 of its volume inside the liquid। अगर टोटल वॉल्यूम V है तो उसका 2/3 V किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर। तो ये बना दिया डायग्राम में, टोटल वॉल्यूम अगर V है तो जितना पोर्शन अंदर इमर्स्ड है उसकी वॉल्यूम कितनी है, 2/3 V। और हमसे बोला गया है कि आप फाइंड करो बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बियॉन्ड फोर्स इज बेसिकली अपथ्रस्ट। सो देयर आर 2 ways टू फाइंड अपथ्रस्ट। वन इज यूजिंग डायरेक्ट द फॉर्मूला कि अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो किसके इक्वल होएगा, जितनी वॉल्यूम अंदर है 2/3 V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। बट द प्रॉब्लम इज, ना तो आपको वॉल्यूम पता है, सिर्फ ये बोला 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम तो पता ही नहीं। दूसरी चीज, ना ही आपको लिक्विड की डेंसिटी पता। बट क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो आपको पता है इस केस में जो अपथ्रस्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, वेट ऑफ लिक्विड। यही होगा ना। यहां पे देखो ना, इस बॉडी पे नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, वेट, बॉडी का वेट जो है,
और ऊपर की तरफ इस बॉडी पे क्या लग रहा होगा, अपथ्रस्ट। अब क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तो ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली। ऊपर अपथ्रस्ट है, नीचे क्या है, बॉडी का वेट। अब बॉडी का वेट कितना है, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। m कितना है 6, g कितना है 10, तो कितना आंसर आ गया 60 न्यूटन। इज इट क्लियर? उसके बाद सेकंड है बच्चों, रेशियो बताएं डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो बॉडी की डेंसिटी है वो निकलेगी बॉडी की वॉल्यूम से, जो लिक्विड की डेंसिटी है वो कहां से आएगी, अपथ्रस्ट से। अपथ्रस्ट में आती है लिक्विड की डेंसिटी। तो अपथ्रस्ट आपको गिवन है, कितना है अपथ्रस्ट 60, तो अपथ्रस्ट इज 60। यहां से अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लगाएं अगर, तो अपथ्रस्ट इज बेसिकली 2/3v, क्योंकि इतनी वॉल्यूम अंदर इमर्ज है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को आप रो ले लेते हैं, साथ में रो आ गया और क्या आ गया, जी आ। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बात करें अगर हमें वेट पता है, वेट कितना है बॉडी का 60 न्यूटन। वेट को कैसे लिखोगे, m इंटू जी। मास को कैसे लिखोगे, बॉडी की वॉल्यूम इंटू बॉडी की डेंसिटी। ये चीज लिखोगे, बॉडी की डेंसिटी को हमने क्या लेट किया, सिग्मा। क्लियर? अब आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, v सिग्मा g इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2/3 v रो g डिवाइडेड बाय 60। ये चीज आ गई, ये कट गया। क्लियर? ये कट गया, यहां से v से v गया, g से g गया, सिग्मा बाय ये रो था 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे, यहाँ पे 1, तो सिग्मा बाय रो इज व्हाट 2/3 बच्चों। क्लियर ये चीज? ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अ वेसल कंटेन ऑयल। एक वेसल में बच्चों ऑयल है जिसकी डेंसिटी गिवन है आपको 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ओवर द मर्करी, मर्करी के ऊपर ऑयल है, मर्करी की डेंसिटी भी गिवन है आपको 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। A homogeneous sphere float with half its volume immersed in mercury and the other half in oil. आधा जो वो स्फीयर है वो मर्करी में इमर्स्ड है और आधा किसमें है, वो ऑयल में इमर्स्ड है। क्लियर? तो मर्करी की डेंसिटी को रो 1 लिख देते हैं और ऑयल की डेंसिटी को क्या लिख देते हैं, रो 2। क्लियर? अब कहते हैं कि बताओ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की डेंसिटी बताओ, इस मटेरियल की डेंसिटी बताओ। तो अब ये बॉडी क्या कर रही है, यहां पे फ्लोट कर रही है। अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब क्या होएगा, इस पे लगने वाली टोटल अपथ्रस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, इसके वेट। यही होगा। अब इस पे जो अपथ्रस्ट लग रही है बच्चों, ये कितने लिक्विड लगवा रहे हैं, 2 लिक्विड, एक कौन सा मर्करी और एक कौन सा ऑयल। तो अपथ्रस्ट लेते वक्त आपको दोनों का अपथ्रस्ट लेना पड़ेगा। पहले आप अपथ्रस्ट किसका लोगे, मर्करी का। तो फॉर्मूला क्या है अपथ्रस्ट का, रो वी जी। रो क्या होता है, लिक्विड की डेंसिटी, वी क्या है, जितना वॉल्यूम उस लिक्विड में है, और जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लेट करते हैं इस स्फीयर की टोटल वॉल्यूम है v, तो मरकरी में कितनी है, आधी, तो क्या आएगा v/2 रो 1 g प्लस दूसरे ने जो अपथ्रस्ट लगाया ऑयल ने, वो कितना होएगा v/2 रो 2 g। ये चीज हो जाएगा क्योंकि उसमें भी आधी वॉल्यूम है, इक्वल टू। अब यहां पे बॉडी का जब मास लिखना है तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहां पे आप डेंसिटी किसकी लोगे, बॉडी की। वॉल्यूम किसकी लोगे, बॉडी की। कंप्लीट वॉल्यूम इज v, यहां पे क्या आ गया g। तो यहां पे देखो ये g कैंसिल, v कॉमन लेके कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, रो 1 प्लस रो 2/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा। दोनों डेंसिटीज ऐड करनी है बच्चों, 0.8 प्लस 13.6, सॉरी नीचे मरकरी था ना, तो रो 1 इज मरकरी, 13.6 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू सिग्मा, कितना आ गया ये 7.2। तो फाइनल डेंसिटी जो आई बच्चों 7.2 यूनिट आ जाएंगे पीछे आपके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? ये डायग्राम पेपर में नहीं गिवन था बच्चों, ये डायग्राम आपने यहां से खुद बनाना है, तो ध्यान रखना। डायग्राम से तो इजी हो गया। यहाँ पे आधी आधी वॉल्यूम लिखा है, किसी क्वेश्चन में क्या होगा 1/3 इसमें है 2/3 उसमें, तो करोगे तो इसी तरह टोटल वॉल्यूम v लेट कर लेना, एक में जितना है वो लिख दो, दूसरे में जितना है वो लिख दो। बस इसमें ये सिखाना है आपको कि अगर मल्टीपल लिक्विड में बॉडी है तो अपथ्रस्ट भी ड्यू टू मल्टीपल लिक्विड ही आएगा। क्लियर? नोट करो फटाफट। यहाँ पे हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड फ्लोट एट द इंटरफेस बिटवीन ऑयल एंड वाटर।
तो यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक है जो 10 सेंटीमीटर साइड का है, सारी साइड सेम होगी क्यूब की, फ्लोट कर रहा है इंटरफेस बिटवीन ऑयल एंड वाटर। मतलब क्या है, ऊपर ऑयल है, नीचे क्या है, वाटर। विद इट्स लोअर सरफेस हॉरिजॉन्टल, नीचे वाली सरफेस हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, एंड 4 सेंटीमीटर बिलो द इंटरफेस। उस इंटरफेस के कितना नीचे है वो 4 सेंटीमीटर। मतलब ये इंटरफेस हुआ यहां पे, जहां से कौन सी लेयरिंग शुरू हो गई, ऊपर ऑयल की, नीचे क्या है, वाटर की। तो यहां से लेके यहां तक कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ ऊपर वाला पोर्शन कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है चीज। अब बोला गया कि बताइए ब्लॉक का मास कितना होगा, ऑयल की डेंसिटी गिवन है, वाटर की डेंसिटी आपको पता ही है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगेन योर ब्लॉक इज क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो इसका मतलब अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। अपथ्रस्ट के लिए आपको चाहिए कि लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ। लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ दैट डिपेंड्स कि भी उस लिक्विड में क्यूबॉइड का कितना पोर्शन है, कितनी वॉल्यूम है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम निकालूं। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। पूरे क्यूब की अगर वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो आ जाएगी 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना। तो ये बन गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन वाटर, तो वाटर में देखो ये साइड कितनी होगी 10, ये साइड भी कितनी होगी 10 क्योंकि क्यूब है, और पर ऊपर वाली ये साइड पूरी नहीं है, ये कितनी है, सिर्फ 4। वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड इंटू साइड इंटू साइड, तीनों साइड सेम होती है, पर यहां पे वाटर में अब नीचे वाली 10 ये भी 10 होगी, पर ये पूरी 10 होनी थी, हमारे तो सिर्फ इतनी है पानी के अंदर, मतलब 4। तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 10 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो बची हुई वॉल्यूम किसमें होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन ऑयल। तो कितनी हो गई, 1000 माइनस 400 मतलब 600। अब आपको वॉल्यूम मिल गई, इसको आप V1 लिख दो, इसको आप क्या लिख दो, V2। अब आपको पता है कि बॉडी फ्लोट कर रही है, अगर फ्लोट कर रही है तो बॉडी पे जो अपथ्रस्ट लगेगी वो किसके इक्वल होगा, mg। क्लियर है चीज। तो अपथ्रस्ट में एक तो अपथ्रस्ट आएगी वाटर के कारण, एक अपथ्रस्ट आएगी ऑयल के कारण, इक्वल टू mg। तो वाटर में जब आएगी अपथ्रस्ट तो आपको डेंसिटी वाटर की लेनी पड़ेगी और वॉल्यूम आपको V1 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा V1 इंटू वाटर की डेंसिटी 1 होती है, साथ में क्या आ गया G, प्लस ऑयल में वॉल्यूम V2 इंटू डेंसिटी कितनी है 0.6 इंटू G इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, mg। ये G कॉमन निकल के कट जाएगा, बचेगा हमारे पास V1 प्लस V2 इंटू 0.6 इक्वल टू m। V1 इज योर 400, V2 इज 600, नीचे 0.6 इक्वल टू m। ये डेसिमल हटा 10, ये कैंसिल, 400 प्लस 6 36 360 इक्वल टू m। तो m कितना आ गया, 760 ग्राम। ठीक है, ग्राम में आएगा क्योंकि डेंसिटी किसमें थी, ग्राम पर सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? चलो, now look at this question, JEE main का question है। a hollow spherical shell of outer radius capital R float just submerged under the water surface। just submerged का मतलब वो पूरा का पूरा पानी के अंदर आ गया, मतलब पूरी बॉल जो है या पूरी जो होलो स्फेरिकल शेल है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, पर डूबा हुआ नहीं है, सिंक नहीं है। ठीक है, द इनर रेडियस ऑफ शेल इज R, अंदर का रेडियस दे दिया R। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द शेल इज दिस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता था, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको ये गिवन है डेंसिटी ऑफ बॉडी, जिसको आप क्या लिखते हो, सिग्मा। बॉडी को डेंसिटी को सिग्मा लेते हो, डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी को आपने रो ले लिया, यहां पे मैंने लिख दिया सिग्मा बी रो वाटर इक्वल टू कितना गिवन है, 27/8। क्लियर ये चीज। अब आपसे बोला गया कि स्मॉल r की जरा वैल्यू बताओ। तो ये क्वेश्चन को क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि आपको मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था होलो का, बस वही चेक करना है आपका यहाँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो सफेयर है बच्चों, वो कैसा सफेयर है, एक होलो, ऐसे एक होलो सफेयर, मतलब अंदर से जो क्या है होलो। तो इसके देखो यहाँ पे इंटीरियर रेडियस स्मॉल r है, एक्सटीरियर रेडियस क्या है, कैपिटल R। क्योंकि बच्चों बॉडी क्या है, फ्लोट कर रही है ना, बॉडी फ्लोट कर रही है, तो एक ही कंसेप्ट है अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट। तो अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट। ठीक है, अपथ्रस्ट में आप लिखोगे वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी, जो कौन सा लिक्विड है, वाटर, साथ में क्या आ गया, G इक्वल टू mg। ये चीज आ गई, G से G क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यहां से, अब मैंने क्या सिखाया आपको
कि जब आपने अपथ्रस्ट निकालनी है तो आपने आउटर वॉल्यूम निकालनी, आपको कोई लेना देना नहीं वो अंदर से होलो है या सॉलिड है। तो यहां पे जो वॉल्यूम आएगी दैट डील्स विद ओनली आउटर रेडियस। स्फीयर है जिसका आउटर रेडियस कैपिटल आर है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्लियर ये चीज। और जब आपने बॉडी का मास निकालना है तो बॉडी के मास के टाइम पे आपको डेंसिटी बॉडी की लेनी पड़ेगी और वॉल्यूम बॉडी में वो चीज की लेनी पड़ेगी जहां जहां पे क्या लगा हुआ है, मटेरियल लगा हुआ है। तो इसमें जब आप यहां वॉल्यूम लोगे, आपको कौन सी वॉल्यूम लेनी है, अब ये अंदर वाली वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बाहर वाली वॉल्यूम से, क्योंकि मटेरियल अंदर नहीं लगा। तो यहां पे जो वॉल्यूम आएगी वो बनेगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल जो हॉलो थी वो क्या कर दी, माइनस, साथ में सिग्मा बॉडी। क्लियर ये चीज। यहां से ये 4/3 पाई कट गया। क्लियर। अब आ गया यहां पे देखो ये आर क्यूब सिग्मा वाटर इक्वल टू आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब सिग्मा बॉडी। इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब एक तरफ रख के नीचे कैपिटल आर क्यूब के साथ क्या कर दिया, डिवाइड, इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, सिग्मा वाटर ऊपर ही रहेगा और ये सिग्मा बॉडी नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आपने क्या कर देना है, एलसीएम ब्रेक कर देना है, आर क्यूब बाय आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। यहां पे देखो सिग्मा बॉडी बाय सिग्मा वाटर इज 27/8, तो इसको क्या लिख दोगे 8/27। ये बन गया बच्चों 1 माइनस आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, इधर बन गया 8/27। क्लियर। इसको फर्दर अब सॉल्व करेंगे, देखो 8/27 इस तरफ आ जाएगा, आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 8/27, 1 माइनस 8/27, एलसीएम लिया 27 माइनस 8/27 कितना बन गया, 19/27। अगले स्टेप में क्या बनेगा, ये r बाय आर क्यूब रूट ऑफ 19/27, किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। ठीक है। तो यहां से अब r इज व्हाट, 19 किसका क्यूब रूट होगा। अब आपको जेई का क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन बेस्ड होगा, तो 19 इज क्यूब रूट ऑफ, चेक करो फटाफट, कितना आ रहा है 2.67 डिवाइडेड बाय 3। क्यूब रूट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, इसीलिए जेई का क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है। अब बच्चे साथ में यहाँ पे आ गया कैपिटल आर। क्लियर। अब आप इसको डेसिमल में आगे सॉल्व करोगे, डेसिमल में आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.89 आर, अब आप इनको डिवाइड कर करके देख लो, सबसे क्लोज डी है, जो इनमें से क्लोज आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। हर एक को डिवाइड करके देखना, 2 को 3 के साथ करो, 0 पॉइंट कितना आ रहा है 66। यहाँ पे अगर 40 को 9 के साथ करोगे डेसिमल लगा के 0.44, यहाँ पे 0.33, तो बचा कौन सा 0.88। तो ये वाला आपका आंसर है। ठीक है। तो कंसेप्ट बस ये सीखना है यहाँ पे आपने कि जो हॉलो वाला क्वेश्चन आएगा कभी भी, हॉलो वाले में आपने ध्यान रखना है कि अपथ्रस्ट लेते वक्त आपने आउटर वॉल्यूम लेनी है और बॉडी के वेट के टाइम पे जो वॉल्यूम लेनी है वो एक्चुअल वॉल्यूम लेनी है, मटेरियल जहां जहां लगा हो। क्लियर। देखो नेक्स्ट निकालना है आपने वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन अ बॉडी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी बॉडी की कितनी वॉल्यूम हॉलो है, तो वो कैसे करोगे, उसके लिए यहां पे देखो आपके पास ये लिक्विड है, लिक्विड में सपोज करो एक हॉलो बॉडी है। ठीक है। जिसका एक्सटर्नल रेडियस क्या है, कैपिटल आर, इंटरनल रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं मुझे बॉडी की वॉल्यूम बताओ, बॉडी की वॉल्यूम होती है उसकी शेप कौन सी, मटेरियल की वॉल्यूम होती है कि मटेरियल कहां कहां लगा है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकालो। तो बॉडी की वॉल्यूम आएगी, जिसको मैंने V लिखा, वो आएगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। बॉडी तो स्फीयर है ना, तो पूरे स्फीयर की वॉल्यूम निकाली मैंने 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर ये चीज। और वही अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जिसको मैं लिख रहा हूं V डैश, या उसको लिख दो आप V नॉट, वो बनेगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर। ये चीज क्लियर। और अगर आपने हॉलो पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा, बॉडी की वॉल्यूम में से मटेरियल की बॉडी क्या कर दोगे, वॉल्यूम माइनस। इतनी चीज समझ लगी। पर हमें तो कुछ भी नहीं पता कि बॉडी की कितनी है या हॉलो मटेरियल की कितनी है। तो अब ये कैसे वॉल्यूम का आइडिया लेंगे उसका यहाँ पे कंसेप्ट सी।
तो कंसेप्ट देखो कैसे है, कहते हैं कि इफ अ वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर एंड वाटर आर मेजर्ड, अगर आपने एयर और वाटर में बॉडी का वेट मेजर किया तो कहते हैं कि जो अपथ्रस्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, लॉस इन वेट। ये हम ऑलरेडी पढ़े हैं, हमें पता है कि देखो जब आप एयर में वेट मेजर करते हो तो वो बॉडी का ट्रू वेट होता है, और जब आप किसी लिक्विड में करोगे, लाइक इसने वाटर में किया, किसी भी लिक्विड में करोगे वो क्या आ जाएगा, एपरेंट वेट। और अगर आपने लॉस इन वेट निकालना है, आपको पता है ना कि लिक्विड में वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है क्योंकि अपथ्रस्ट लगती है। तो अगर आपने लॉस इन वेट निकालना है तो कैसे निकलेगा, ट्रू वेट माइनस एपरेंट वेट, तो वो लॉस किसके इक्वल आ जाता है, अपथ्रस्ट। क्लियर इतनी चीज? तो यही लिखा उसने कि जो अपथ्रस्ट है वो किसके इक्वल आ गया, लॉस इन वेट। नाउ व्हाट इज अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जिसमें आप निकालने के लिए क्या यूज करते हो, वी, रो एंड जी। वी क्या होता है, बॉडी का वॉल्यूम, मटेरियल का नहीं, किसका, बॉडी का, जो अभी क्वेश्चन किया। तो इसमें जो आप वॉल्यूम लोगे वो वी लोगे या वी नॉट लोगे, वी लेंगे बाहर की बॉडी का, तो वी आ गया। लिक्विड की डेंसिटी क्या ले ली हमने, रो, साथ में क्या आ गया, जी। क्लियर? क्या यहां से v निकल जाएगा, क्या आएगा v यहां से, v इज इक्वल टू u बाय रो जी, एंड u इज व्हाट, लॉस इन वेट। तो क्या आ जाएगा, लॉस इन वेट बाय रो जी। एंड व्हाट इज लॉस इन वेट, एयर में वेट माइनस वाटर में वेट, क्योंकि लॉस इन वेट इज व्हाट, ट्रू वेट माइनस एपरेंट वेट। ट्रू वेट होगा एयर में और एपरेंट वेट होगा वाटर में। तो इसका मतलब अगर आपने अब बॉडी की वॉल्यूम निकालनी है तो आपने क्या करना है, एक बार एयर में वेट मेजर कर लो, एक बार लिक्विड में वेट मेजर कर लो, फिर आप एयर वाले वेट में से लिक्विड वाला वेट माइनस करके नीचे लिक्विड की डेंसिटी और जी के साथ क्या कर दो, डिवाइड। पहला काम ये हो गया हमारा कि हमें वॉल्यूम ऑफ बॉडी पता लगे। अब बारी है मटेरियल की। तो मटेरियल की वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, आपने एयर में जब वेट निकाल दिया, एयर में जो वेट निकला है बच्चों को ट्रू वेट होता है, तो वेट के हेल्प से क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, यही होता है ना, मास अपॉन डेंसिटी। तो आप रियल वॉल्यूम तो सीधे ही निकाल सकते हो मटेरियल की, कि उस बॉडी का एक्चुअल में मास कितना था, वेट की हेल्प से मास निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय किसकी डेंसिटी, मटेरियल की। ठीक है, तो ये बन गया आपका बॉडी का मास एयर में, या आप इसको देखो मास इन एयर, मास तो सेम ही रहता है बेसिकली, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी को सिग्मा लिख दिया। अब नई मास पता, आपको वेट पता है, तो आप क्या कर दोगे, ऊपर जी के साथ मल्टीप्लाई, नीचे जी के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन गया वेट इन एयर डिवाइडेड बाय सिग्मा जी। तो अगर आपने मटेरियल की वॉल्यूम निकालनी है तो आप क्या करोगे, ऊपर एयर में कितना वेट था उसका जो एक्चुअल में, डिवाइडेड बाय बॉडी की डेंसिटी इनटू जी। क्लियर? इन बस एक बार v निकला, एक बार v नॉट निकला, तो होलो वाला पोर्शन तो अब निकल ही जाएगा। तो अब इसी की एग्जांपल देखो यहां पे मैंने रखी, तो एग्जांपल को देखते हैं। अब कहते हैं कि एक प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड की डेंसिटी दी है, ठीक है, उसको कहते हैं, हमने वो सस्पेक्ट किया गया कि ये होलो है अंदर से, उसका वेट इतना ग्राम है एयर में, और इतना ग्राम नहीं है, जी लिखा है, इतना जी है एयर में और इतना जी है वाटर में। कहते बताओ होलो पोर्शन का कितना वॉल्यूम होगा। तो उसके लिए अब आपको पता है कि पहले आपको v निकालना पड़ेगा, फिर आपको v नॉट निकालना पड़ेगा। तो v निकालते हैं, v इज वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर डिवाइडेड बाय रो जी। रो इज व्हाट, लिक्विड, तो यहां पे लिक्विड कौन है, वाटर, तो रो कौन सा, वाटर का, साथ में आ गया जी। तो यहां वैल्यूज को पुट करो, एयर में वेट कितना है, 38.25 जी, माइनस वाटर में कितना है 33.865 जी, नीचे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1, और साथ में क्या आ गया जी। इसको सॉल्व करो, कितना है 4.385। तो ये आ गई वॉल्यूम आपकी। क्लियर ये चीज? उसके बाद वॉल्यूम किसमें निकली होगी, ये सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम किसमें निकली होगी, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, उसके बाद अब निकालनी है आपने मटेरियल की वॉल्यूम। तो मटेरियल की वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है वेट इन एयर, तो वेट इन एयर डिवाइडेड बाय सिग्मा जी। एयर में वेट कितना है 38.25 जी, जीरो लेने की जरूरत नहीं, और सिग्मा इज बॉडी की डेंसिटी,
तो बॉडी की डेंसिटी यहाँ पे रो लिखा हुआ है उसने कंफ्यूज करने के लिए, हम इसे क्या लेते हैं सिग्मा, जिसका बना हुआ है। तो कितना है वो 19.3 G। ये कटिंग करके बताओ कितना है 1.982 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हॉलो की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है V माइनस वी नॉट। तो 4.385 में से 1.982 को माइनस करो और बताइए कितना आंसर आया 2.403 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो ये एक कॉम्पिटिटिव का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। तो आपने बस फॉर्मूला याद करना है, जब भी हॉलो का आया तो आपने पहले क्या करना है बॉडी की वॉल्यूम निकालनी है, फिर आपने मटेरियल की वॉल्यूम निकालनी है, देन क्या कर देना है दोनों को माइनस करके हॉलो का वॉल्यूम निकालना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या आती है हमारी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालोगे, आपको बॉडी की डेंसिटी चाहिए और वाटर की डेंसिटी चाहिए, वो देगा नहीं कुछ भी ऐसा, ठीक है। उसमें भी ये अपथ्रस्ट वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी में देखो ऊपर बॉडी की डेंसिटी, नीचे वाटर की डेंसिटी। मैंने क्या किया यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने ऊपर भी Vg के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी Vg के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। ऊपर ये आ गया V रो G, क्या बन गया ये, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसमें डेंसिटी बॉडी की है तो ये वेट बना। नीचे डेंसिटी किसकी है, वाटर की, तो वो क्या बन गई, अपथ्रस्ट बन गई। क्लियर ये चीज, जहां बॉडी की डेंसिटी होगी वहां बॉडी का वेट आएगा, जहां लिक्विड की डेंसिटी होती है वो अपथ्रस्ट में चला जाता है। तो ये अपथ्रस्ट हो गया, विच इज व्हाट, वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना उसने डिस्प्लेस किया, जिसको आप क्या लिख देते हो अपथ्रस्ट, जब बॉडी फुली क्या होगी अंदर इमर्स्ड होगी। क्लियर ये चीज। तो यहां पे देखो आप, यही चीज हमने यहां पे लिखी, अब वेट ऑफ बॉडी और नीचे क्या आया था अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को क्या लिख सकते हो आप, लॉस इन वेट, अपथ्रस्ट इज लॉस इन वेट। तो ऊपर बॉडी का वेट, नीचे लॉस इन वेट। तो ऊपर तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर आएगा, क्योंकि बॉडी का एक्चुअल वेट एयर में होता है। नीचे लॉस के लिए क्या करोगे, एयर के वेट में से किसी भी वाटर का जो वेट आएगा बॉडी का, एयर में जो वेट आ रहा है बॉडी का और जो वाटर में वेट आ रहा है, उनको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, जिसको आप थ्रस्ट बोलते हैं। तो आप ये याद रखोगे आप रिलेटिव डेंसिटी का, कि अगर आपको डेंसिटी नहीं दी तो आपके पास एक और फॉर्मूला है, एयर में वेट, ठीक है, वेट इन एयर ओवर वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, वाटर हो या कोई भी और लिक्विड। क्लियर, वही वाला यहां पे आएगा। वैसे तो वाटर ही होगा क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी में नीचे क्या होता है, वाटर है। क्लियर। अब बच्चे नेक्स्ट है, इफ द लॉस ऑफ बॉडी इन वाटर इज ए, अगर वाटर में बॉडी का लॉस ए है और किसी दूसरे लिक्विड में लॉस बी है, अपथ्रस्ट ही हो गया, मतलब पानी में अपथ्रस्ट ए है, लिक्विड में अपथ्रस्ट बी है, तो कहते हैं अब आपने लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकाली। पहले किसकी निकाली थी, बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अब ये वाले लिक्विड की निकाली। तो उसके लिए देखो क्या होगा, यहां पे लिक्विड की डेंसिटी, नीचे किसकी डेंसिटी, वाटर की, फिर वही किया V और G के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ये बन गया आपका अपथ्रस्ट इन लिक्विड और ये बन गया आपका अपथ्रस्ट इन वाटर, दोनों लिक्विड ही है ना इस बार। तो अपथ्रस्ट इन लिक्विड ओवर अपथ्रस्ट इन वाटर, अपथ्रस्ट को क्या लिख दोगे, चेंज इन वेट। तो यहां पे क्या आ गया, लॉस इन वेट। ये किसमें लॉस आया, लिक्विड में, और ये किसमें लॉस आया, वाटर में। तो लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड कैसे निकलेगा, एयर में वेट माइनस लिक्विड में वेट, और यहां पे वाटर में लॉस कैसे निकलेगा, एयर में वेट माइनस वाटर में वेट। अगर डायरेक्ट दिया हुआ ये लॉस तो सीधा वैल्यू पुट कर देना, अदरवाइज वैल्यूज आपको यहां फॉर्मूले में पुट कर देना। तो ये फॉर्मूलेज ही हैं, अगेन आपको याद करने पड़ेंगे। लगाते हैं इसको आगे, देखिए एक ब्लॉक का वेट गिवन है 15 न्यूटन जब वो एयर में है, तो एयर में वेट आपको गिवन है 15 न्यूटन। कहते 12 न्यूटन है जब ये वाटर में इमर्स्ड है, तो वाटर में भी वेट गिवन है आपको 12 न्यूटन। कहते जब किसी और लिक्विड में डाला तो यहाँ पे लिक्विड ही लिख देते हैं, तो वेट आ रहा है 13 न्यूटन। रिलेटिव डेंसिटी निकालो ब्लॉक की और दूसरे लिक्विड की। ब्लॉक की निकालनी है, मतलब आप क्या करोगे, रो ब्लॉक बाय रो वाटर, यही होगा। अब आपको ये पता है कि ये कैसे निकलना है, वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। जब बॉडी की निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा। सॉरी, वैल्यूज को पुट कर, 15 बाय 15
15 माइनस 12, 15/3, तो ये आ गया 5। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट है लिक्विड की भी बताओ, रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर ही होगी। तो जब लिक्विड की निकालनी है तब आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो इट इज 15 माइनस 13 अपॉन 15 माइनस 12, 2/3। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन करना कितना इजी है, बस आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्म। नेक्स्ट इज वेट ऑफ लिक्विड एंड बॉडी इन डिफरेंट सिचुएशन। ये बच्चे एक क्वेश्चन ही है जिसको मैं टॉपिक की फॉर्म में समझा रहा हूं। क्लियर। यहां पे एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसपे एक बॉडी अटैच किया, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस पे बॉडी आपने अटैच की। तो आपको पता है कि अगर सपोज करो इसका मास जो है कैपिटल एम है, तो आपको पता है ये रीडिंग कैसे करता है, पीछे करके आए, नीचे क्या लगता है वेट, ऊपर क्या लगती है टेंशन या स्प्रिंग फोर्स। और क्योंकि यहाँ पे बैलेंस्ड है तो T इक्वल टू क्या आ गया mg, तो रीडिंग कितनी आ गई mg। तो इसने रीडिंग लिख दी A इज इक्वल टू व्हाट mg। क्लियर है चीज। स्प्रिंग की रीडिंग तो पता है ना, ऐसी निकलती है, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे वेट, क्योंकि बैलेंस हो गया अब और नहीं नीचे जा रहा स्प्रिंग, तो T इक्वल टू mg होगा। तो स्प्रिंग बैलेंस ने कितनी रीडिंग दे दी mg, जिसको इसने A लिखा, हमने उसको इक्वल टू mg डाल दिया। अब उसके पास यहां भी है एक वेइंग मशीन, इसमें लिक्विड पड़ा है। मान लो इस लिक्विड का जो मास है बच्चों वो m है। तो अब ये लिक्विड जो है ये कैसे वेट मेजर करेगा बच्चों, सॉरी ये जो वेइंग मशीन है ये लिक्विड का वेट कैसे मेजर करेगा, ये लिक्विड इस पे नीचे की तरफ क्या लगाएगा वेट mg, और ये इसकी तरफ ऊपर की तरफ क्या लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन पढ़ी थी ना आप कि वेइंग मशीन कैसे वेट मेजर करती है, नीचे की तरफ वेट लगता है तो ऊपर की तरफ क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन, और R इक्वल टू क्या आ जाता है mg। तो इस केस में जो रीडिंग आई वो कितनी आ गई mg, जिसको इसने क्या लिखा है B की रीडिंग B आई विच इज इक्वल टू mg। स्प्रिंग के केस में टेंशन होती है रीडिंग, और वेइंग मशीन के केस में नॉर्मल रिएक्शन। अब आके चलो यहां, अब क्या हुआ कि एक स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अटैच था, वही वाला M वाला, उसको आपने लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड कर दिया, चाहे फुली करो चाहे हाफ करो। अब बताओ कहते हैं कि इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग में क्या फर्क है। देखो आंसर तो बहुत इजी है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे ऊपर वाले की कम हो जाएगी, नीचे वाले की बढ़ जाएगी। ऊपर वाले की कितनी कम होगी, जितना इस पे थ्रस्ट लगेगा, पता ही हमें, क्योंकि लिक्विड ने इस पे ऊपर की तरफ क्या लगा देनी है थ्रस्ट, जो उसके एक्चुअल वेट को क्या कर देगी कम कर देगी। कितना कम कर देगी, थ्रस्ट के जितना। तो अब जो स्प्रिंग की रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी, A माइनस थ्रस्ट, मतलब पहले की रीडिंग में से थ्रस्ट क्या कर दोगे माइनस, मतलब अब उसकी रीडिंग आ गई स्प्रिंग की mg माइनस अब थ्रस्ट। क्लियर ये चीज। वही बात करें बच्चों अब ये वाले कंटेनर की क्यों बढ़ रही है, तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमें पता टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर लिक्विड थ्रस्ट ऊपर लगा रहा है तो बॉडी जो है उस पर रिएक्शन में नीचे लगाएगा फोर्स, जिसको डाउन थ्रस्ट बोल देते हैं, कि नीचे की तरफ रिएक्शन लगाई, थ्रस्ट नहीं है वो रिएक्शन फोर्स है। अब रिएक्शन लगी नीचे की तरफ, लिक्विड का वेट भी नीचे लग रहा था, थ्रस्ट भी नीचे लग गई, तो जो वेट हो जाएगा वो पहले से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, पुराने में थ्रस्ट क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो आंसर आएगा अब आपका mg प्लस अप थ्रस्ट। तो ये याद रखना कि अगर स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक बॉडी को बीच में इमर्स किया है तो ऊपर रीडिंग कितनी कम हो जाएगी, अप थ्रस्ट माइनस कर दोगे वेट में से, और नीचे क्या करोगे जो उसका लिक्विड का वेट है उसमें अप थ्रस्ट ऐड कर दो। चलिए, और ये लास्ट केस है बच्चों। अब लास्ट केस में कहते हैं ये जो स्प्रिंग अटैच है ना ये इसके साथ ऐसी अटैच है, मतलब ये बीकर के साथ ही है। पहले तो बाहर से स्प्रिंग था तो ये पूरे का वेट अंदर नहीं आ रहा था, अब तो क्या है कि ये कंटेनर के साथ ही सारा सिस्टम अटैच है, तो सारे सिस्टम का वेट किस पे जाएगा, नीचे वाले वेइंग मशीन पे। तो इसमें थ्रस्ट ऊपर लग रही होगी, लिक्विड में थ्रस्ट नीचे लग रही होगी, दोनों थ्रस्ट क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, क्योंकि है तो पूरा सिस्टम एक ही अब, क्योंकि पूरे का वेट ये मेजर करेगा। पहले तो ये नहीं अटैच था बीकर के साथ,
तो अब जो नीचे वाले की रीडिंग है वो किसके इक्वल आएगी, ए प्लस बी, मतलब कोई अब थ्रस्ट का लेना देना नहीं, क्या होएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। पर स्प्रिंग की रीडिंग में जरूर चेंज आए, क्लियर, स्प्रिंग की रीडिंग में कितना चेंज आ जाएगा, अब थ्रस्ट जितना चेंज आ जाएगा, क्लियर, ये चीज समझ लग गई, पक्की बात। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, देखो अगर आप वाटर में आइस को डालोगे तो उससे क्या होगा, आइस विल फ्लोट और सिंक, फ्लोट, जबकि आइस भी किसकी बनी होती है, वाटर की। तो क्यों आइस फ्लोट हो जाती है, क्योंकि आइस की जो डेंसिटी होती है बच्चों वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, क्लोजनेस उनकी ज्यादा होती है, और जब वो आइस बन जाती है तो उनकी क्लोजनेस क्या होती है, कम, इसीलिए आइस की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम। तो हमने माना कि सिग्मा जो है वो आइस की डेंसिटी है और रो जो है इस केस में वो वाटर की डेंसिटी है, और जो सिग्मा है वो हमें पता है रो से क्या होगी, कम, इसीलिए आइस क्या करती है, वाटर में फ्लोट करती है, क्लियर ये बात। अब यहां पे देखो मेरे पास एक बीकर था बच्चों, इस बीकर में वाटर था, जैसे ही आपने उस वाटर में आइस का एक पीस डाला तो क्या होगा, ये वाटर का लेवल थोड़ा सा राइज कर जाएगा। क्यों राइज करेगा, बिकॉज जो आइस है उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो साइड में चला गया, जिससे वाटर का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, इतना तो पता है ना। अब क्वेश्चन क्या है आपका कि क्या होगा वाटर लेवल का अगर आइस मेल्ट हो गई। तो पहले हम देखो यहां पे देखेंगे कि कितना लेवल बढ़ा, आइस डालने के बाद पानी का कितना वॉल्यूम बढ़ा, पहले वो देखते हैं। तो कितना वॉल्यूम बढ़ा पानी का वो कैसे पता चलेगा, मुझे बताओ, अब थ्रस्ट से, अब थ्रस्ट से पता चलेगा। अब थ्रस्ट कितनी होगी यहां पे, mg के बराबर, है ना। देखो क्योंकि आइस फ्लोट कर रही है तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ आइस, क्लियर ये चीज। अब ये आइस पूरी क्या पता अंदर नहीं हो, कुछ पोर्शन आइस का क्या है बाहर, तो कितना वॉल्यूम आइस का अंदर है वो पता लगेगा अपथ्रस्ट से, क्योंकि अपथ्रस्ट में आता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जो हमें चाहिए कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। तो अपथ्रस्ट में अब आप वैल्यू पुट करोगे, अपथ्रस्ट में क्या आएगा, रो वी जी, ये चीज आएगी, वेयर वी इज व्हाट, वेयर वी इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय आइस। तो यहां से अगर आप v निकालोगे तो आंसर आएगा mg बाय रो, g से तो g कट ही जाएगा, m बाय रो बन जाएगा, क्लियर है चीज। तो बच्चे इतनी वॉल्यूम जो है वो क्या हुई है, डिस्प्लेस हुई है जब आपने क्या डाला था, आइस डाला, इतना चीज क्लियर हुआ। जब आइस थी तो लिक्विड का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ वो कितना आया, m बाय रो, जिससे लेवल बढ़ा। अब आइस मेल्ट हो गई, When ice melt, तो अब कितना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस होगा, जितना आइस मेल्ट करके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, यही होगा ना। जितना वॉल्यूम आइस का मेल्ट होके वाटर में जाएगा उतना ही वॉल्यूम जो है लिक्विड का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होगा। पहले तो आइस का वेट जो था वो डिस्प्लेस कर रहा था, है ना, आइस जो थी वो क्या कर रहा था, पानी को डिस्प्लेस कर रहा था पहले तो, सॉलिड आइस जिसकी वॉल्यूम आपने अपथ्रस्ट से निकाली। जब मेल्ट हो गया तो आइस खुद वाटर में कन्वर्ट हो गया और उसने फिर क्या कर दिया, लेवल को रेस कर दिया। तो अब हम वही देखेंगे कि जब आइस मेल्ट हुआ तब कितना वॉल्यूम था जो मेल्ट हुई। अगर तो वॉल्यूम कम हुई इससे तो लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर ज्यादा हुई तो बढ़ जाएगा, और अगर इक्वल हुई तो कुछ नहीं होगा। तो चेक करते हैं अब, वॉल्यूम इज अगेन, मास कितना था इसका, m, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो मास तो m ही रहेगा बच्चे, चाहे आइस हो चाहे ये आइस वाटर में जाए, मास तो सेम रहता है। अब डेंसिटी कौन सी लिखोगे, डेंसिटी आप रो लिखोगे बच्चों, क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट होने लगा है, वाटर में। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा और आपने उस टाइम पे वॉल्यूम निकालनी है तो लिक्विड की डेंसिटी देखोगे, आप कौन सा सॉलिड की डेंसिटी देखने लगे हो। आप तो क्या देख रहे हो कि जब ये क्या हो गया, मेल्ट, जब ये मेल्ट हो गया है तो वॉल्यूम निकालते वक्त आपको आइस की डेंसिटी नहीं लेनी है, आपको किसकी डेंसिटी लेनी है, वाटर की। तो ये चीज आई। तो आप देखो इस केस की वॉल्यूम जो मेल्ट होने के बाद आई
और इस केस की वॉल्यूम जो जब वो सॉलिड था तब उसने डिस्प्लेस किया, दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देयर विल बी नो चेंज इन लेवल बच्चों। तो ये आता तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो आपको एक्सप्लेनेशन दे दी कि आपको पता होना चाहिए किस तरह मैंने बोला कि लेवल में चेंज नहीं होगा। अगर आइस क्या हो गई, मेल्ट हो गई, आइस डालने के बाद जितना लेवल बढ़ा था वो आइस मेल्ट होने के बाद भी लेवल में क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझे ये बात, क्लियर ये चीज, क्योंकि आइस उसमें पहले से ही अंदर थी। अगर मैं बाहर से आइस डालता तो लेवल बढ़ता, पर आइस तो पहले से अंदर थी, जिसने लेवल पहले से बढ़ा दिया था। वो चीज मेल्ट हुई है, मेल्ट होने के बाद दोबारा से लेवल क्या रहा, सेम। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आइस मेल्टेड टू वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम। उसके बाद सेकंड देखिए आप, डिस्कस द केस इफ फ्लोटिंग आइस हैज स्टील बॉल इन इट। सेकंड केस अब देखो, कहते कि आपकी आइस के अंदर अब स्टील बॉल्स हैं, मतलब मेल्ट, जब आपने आइस को फ्रीज किया होगा, वाटर को फ्रीज किया होगा, आपने उसमें क्या डाल दी, स्टील की बॉल डाल दी। तो यहां पे आपने एक स्टील की बॉल बना दी, ठीक है। तो स्टील की बॉल की डेंसिटी हमने लिख दी सिग्मा एक्स, क्लियर। कहते अब क्या होगा, जब अब कहते आइस मेल्ट होगी तो लेवल बढ़ेगा या कम होगा, अब आपने ये बताना है। अब देखो बच्चों, जब इसमें स्टील बॉल है अंदर, तो उस केस में जब आपने देखना है कि पहले कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ मेल्ट होने से पहले, तो आप वही करोगे, अब थ्रस्ट को किसके इक्वल कर दोगे, mg के। पर यहां पे जो मास आएगा ये दोनों का है, आइस का भी प्लस स्टील बॉल का भी। तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूं m आइस प्लस m स्टील, साथ में क्या आ गया, g, क्लियर। इक्वल टू अब थ्रस्ट में तो डेंसिटी किसकी आनी है, वाटर की आनी। तो यहां से जब आप वॉल्यूम निकालोगे अब, तो वो आप आएगा यहां पे m आइस प्लस m स्टील डिवाइडेड बाय रो, ये चीज आ जाएगा, जिसको आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, वॉल्यूम इज m ice by rho plus m steel by rho. So this is volume displaced by this ice cube. इतना लेवल बढ़ गया, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है तो इससे लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब ये मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद क्या होएगा, मेल्ट होने के बाद ये जो आयरन की बॉल थी, यहां पे स्टील की बॉल थी, ये कहां चले जाएगी, ये तो अंदर डूब जाएगी, और जो आइस है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जो आइस मेल्ट हुई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आएगी बच्चों, वो तो ऐसी निकलेगी। जब आइस मेल्ट हुई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को मैंने V1 लिख दिया, वो आएगा मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि मेल्ट हो गई है वो। और बात करें अब स्टील की, तो स्टील ने कितना वॉल्यूम कवर किया अंदर पानी का, देखो जब स्टील उसके अंदर चले गया तो स्टील ने पानी की वॉल्यूम कवर की है, तो वो पानी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कितना वॉल्यूम कवर किया है स्टील ने, उसके लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ स्टील अपॉन डेंसिटी किसकी लोगे, स्टील की, क्योंकि स्टील तो मेल्ट नहीं ना हुआ, स्टील तो वैसे का वैसे ही है। तो यहां पे क्या आ गया, सिग्मा स्टील। तो आफ्टर मेल्टिंग टोटल वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुई है वो आएगी V1 प्लस V2। तो यहां पे आएगा m आइस बाय रो प्लस m स्टील बाय सिग्मा। अब मुझे बताओ V बड़ी है या V डैश बड़ी है, स्टील की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो आप मुझे बताओ यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है, जिससे ये प्लस वाली टर्म क्या हो जाएगी, छोटी, तो ये छोटी टर्म होगी और ये वाली टर्म क्या होगी, बड़ी, क्योंकि दोनों में फर्स्ट टर्म तो कॉमन है, दूसरी टर्म जो ऐड हो रही है वो सेकंड केस में छोटी है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। इसीलिए सेकंड केस में वॉल्यूम जो है आफ्टर मेल्टिंग के केस की वॉल्यूम क्या है, कम है बिफोर मेल्टिंग के। इसीलिए अब क्या होगा, लेवल डाउन हो जाएगा। तो पानी का लेवल अब पहले से क्या हो गया, डाउन हो गया। समझ लगी ये बात, नोट करिए। अब बच्चे देखिए नेक्स्ट केस में बोला कॉर्क है, इसमें कॉर्क क्या होता है, जो फ्लोट करता है, ठीक है, ढक्कन टाइप होता है, वो कैप होता है जो फ्लोट करेगा। अगर वो फ्लोट कर रहा है
तो इसका मतलब क्या होएगा, जो कॉर्क की डेंसिटी है वो वाटर से क्या होगी, कम होगी। तो सब कुछ सेम। बिफोर मेल्टिंग जब आपने देखना है कि कितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुई थी, उसमें यहां पे अब किसका मास आएगा, कॉर्क का। स्टील की जगह यहां पे मास हमने किसका कर दिया, कॉर्क का। क्लियर। नीचे डेंसिटी तो किसकी रहनी है, वाटर की, क्योंकि अभी मेल्ट नहीं हुआ। उसके बाद जब मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद जो बच्चे कॉर्क है वो कहां रहेगा, यहां फ्लोट करेगा, यहां फ्लोट करेगा ना। अब वो फ्लोट कर रहा है तो देखो आइस तो मेल्ट हो गई, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आई वो तो यही रहेगी, क्योंकि वो पानी में कन्वर्ट होगी। अब बात करते हैं बच्चे कॉर्क की। तो कॉर्क तो अंदर गया ही नहीं, कॉर्क पूरा अंदर गया ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि कितना कॉर्क अंदर गया है। जब पता ही नहीं कि कितनी वॉल्यूम उसकी अंदर है, उस केस में वॉल्यूम निकलेगी किसकी हेल्प से, अपथ्रस्ट की हेल्प से, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। जब सिंक कर जाए तो वॉल्यूम सीधा निकल जाएगा, मास ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी। पर जब वो फ्लोट कर रहा है तो उस केस में आपको पता है क्या करना है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। तो यहां पे अब क्या करोगे आप, अपथ्रस्ट जो लग रही है कॉर्क को, उसको किसके इक्वल कर दोगे, कॉर्क के वेट के, मतलब mc इंटू जी। अब अपथ्रस्ट में क्या करोगे आप, वॉल्यूम जितनी कॉर्क ने डिस्प्लेस की, जिसको हमने V2 लिखा, साथ में डेंसिटी किसकी आएगी, लिक्विड की, मतलब रो, साथ में G इक्वल टू mcg। G से G कट गया, यहां से V2 कितना आ गया, mc बाय रो। जब आप टोटल करोगे कि टोटल सेकंड केस में कितना वॉल्यूम बढ़ा है या कितना डिस्प्लेस हुआ, उसमें अब यहां पे V2 की जगह आएगा mc बाय नीचे क्या आएगा, सिग्मा रो। तो पहले केस की वॉल्यूम और दूसरे केस की वॉल्यूम इस केस में क्या आ रही है, सेम आ रही है बच्चों। इसका मतलब देयर विल बी नो चेंज इन लेवल। तो अब मैं कंक्लूजन देता हूं, 1 मार्क में है, इतना कुछ तो करना ही नहीं। कंक्लूजन सुनो। कंक्लूजन ये है कि अगर तो बॉडी सिंक हो रही है तो लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर बॉडी फ्लोट हो रही है तो लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेवल बढ़ेगा नहीं। लेवल बढ़ता तब है जब आप बाहर से डालते हो, अगर वो चीज पहले से उसके अंदर थी तब नहीं लेवल बढ़ता। समझे ये बात, थर्स्टी क्रो वाली आपने पढ़ी है ना स्टोरी, उसमें वो स्टोन्स बाहर से उठा के अंदर डालता था तो लेवल बढ़ता था। हमने भी तो जब पहले केस में आइस डाली बाहर से तो पानी का लेवल क्या हुआ था, बढ़ा था ना। पर अब आइस के अंदर ही वो चीज थी जो मेल्ट हो रही है और उसके बाद सिंक हो के या फ्लोट हो रही है या सिंक हो रही है, इसीलिए लेवल बढ़ेगा नहीं, या तो कम होगा या क्या होएगा, सेम रहेगा। कम तब होगा जब डूब जाएगा और सेम तब रहेगा जब फ्लोट करेगा। तो बच्चे बहुत सारे यहाँ पे यही करते हैं कि अगर सिंक हो गया तो वो बोलते हैं लेवल बढ़ेगा। ये कॉमन सी मिस्टेक है जो बच्चे करके आते हैं। यहाँ पे भी बोला था किसी ने, मैं नहीं बोला, तेरे को बोला कोई ना कोई तो बोला था, ठीक है। तो ये याद रखना कि सिंक हुआ है तो लेवल क्या होएगा, डाउन। बट कंडीशन इज देयर कि वो चीज पहले लिक्विड के क्या होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। क्लियर। तो ये लाइंस अपनी वर्डिंग में लिख लो बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत आता है बोट वाला। एक बोट पे कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे ये कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, कहते हैं कि अगर इस बॉक्स को हम पानी में फेंक दें, पानी में फेंकने के बाद अगर ये बॉक्स सिंक कर गया तो पानी के लेवल का क्या होएगा, और अगर वो फ्लोट कर गया तो पानी के लेवल में क्या होएगा। तो अब आपने सीख लिया कि अगर तो वो कर गया सिंक तो लेवल क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। क्लियर। और अगर हो गया फ्लोट तो लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ गए ये बात। तो ये क्वेश्चन ऐसा आपको पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव। चलिए नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, कहते हैं कि एक वुडन का ब्लॉक है जिसके ऊपर एक कॉइन प्लेस्ड है, जो पहले तो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है एज शोन इन फिगर। द डिस्टेंस L एंड H आर इलस्ट्रेटेड। ये डिस्टेंस L है बच्चों, कितना अंदर था जो पहले कॉइन रखने के साथ, और ये डिस्टेंस क्या है, H वाटर का लेवल। कहते हैं कि इफ द कॉइन फॉल्स इनटू द वाटर, कॉइन पानी के अंदर चला गया। अब आपको पता है जब कॉइन गिरेगा तो इट विल सिंक। तो कहते हैं बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो। तो ये तो मुझे पता है कि पानी का लेवल क्या होएगा, डिक्रीज। तो H तो क्या होएगा, डिक्रीज। ठीक है, H डिक्रीज। अब H डिक्रीज हो रहा है तो L क्या होएगा, डिक्रीज। L भी डिक्रीज होगा।
क्यों होगा डिक्रीज? क्योंकि बच्चों वेट कम हो गया ना, अगर वेट कम हो गया तो अपथ्रस्ट क्या करेगी, उसको थोड़ा सा ऊपर कर देगी, सो डेट वेट और अपथ्रस्ट दोबारा से क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। क्लियर ना ये चीज? क्योंकि पहले अपथ्रस्ट वेट की इक्वल थी, वो फ्लोट कर रहा था, पर जैसे ही कॉइन नीचे गिरा वेट कम हो गया, तो अपथ्रस्ट उसको थोड़ा सा ऊपर कर देगी कि दोबारा से अपथ्रस्ट एंड वेट क्या आ जाए, इक्वल। तो ये वाली बॉडी हमेशा याद रखना, जिसमें से बॉडी फॉल हुई है उसका लेवल क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है हमेशा। तो लेवल ऊपर हो जाएगा तो एल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ एल एंड एच डिक्रीजेस। एल भी कम होगा और एच भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर ये चीज?